अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन हमने स्टार्ट किया। फैक्टराइजेशन सीखी, इसकी डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो सीखा। एचसीएफ एलसीएम लेना सीखा। कल के एसएलओ में, कल के लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन और डिवीजन के जरिए स्क्वायर रूट लेना सीखा। कमोबेश इस चैप्टर में हर जगह ही फैक्टर्स 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 का जिक्र था। तो आज हमने फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन की ही एप्लीकेशन सीखनी है। आज का एसएलओ हर चैप्टर की तरह, एक मिनट, आज का एसएलओ हर चैप्टर की तरह एप्लीकेशन पे है। कौन कौन सी एप्लीकेशन? कहते हैं अप्लाई कंसेप्ट्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सच एज इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड फाइनेंस। आप देखते आ रहे हो पिछले 3 चैप्टर से कि हर जगह रियल लाइफ एप्लीकेशंस में कुछ कीवर्ड्स मेंशन होते हैं कि इस ब्रांच में या इस शोबे में क्या एप्लीकेशंस हैं। वो एप्लीकेशंस का इतलाक आपने देखना। गॉट इट? फैक्टराइजेशन हम सीख चुके हैं, उसको अप्लाई करना है रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में। ठीक है, अब बिफोर आई मूव टू एप्लीकेशन लेट मी मूव टू यूजेस। स्क्रीन प्लीज। ये बार बार ये कंटेक्ट क्यों छूट रहा है? अच्छा जी, फैक्टराइजेशन के यूजेस क्या है? फैक्टराइजेशन का एक ही सबसे बड़ा यूज था कि बड़े बड़े एक्सप्रेशंस के हिस्से बना देना। हमने, याद करो, जो पहला एसएलओ पढ़ा था जिसमें कहा गया था आइडेंटिफाई फैक्टर्स, आइडेंटिफाई फैक्टर्स, वहां पर हमने क्या मतलब समझा था, क्या कंटेक्स्ट समझा था कि फैक्टर हिस्सा है, एक बड़े एक्सप्रेशन का छोटा सा हिस्सा है जो उस बड़े एक्सप्रेशन को मुकम्मल डिवाइड कर सकता। एक फैक्टर एक बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो हिस्सा है जो उसको मुकम्मल डिवाइड, डिवीजन का कंसेप्ट आ गया इसके अंदर। ऐसे ही जब फैक्टर्स का जिक्र किया तो किसका कंसेप्ट आ गया? डिवीजन का। बड़े को छोटे में तोड़ देना, बड़े को छोटे में तोड़ देना, तो ये फैक्टराइजेशन थी। अब अगर सोचो तो हम रोजमर्रा कितने ही ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करते हैं जिसमें बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, और वो एक्सप्रेशंस जो है वैसे डील करना कितना मुश्किल है। अगर आप उनको फैक्टर्स बना दें तो कितना आसान है। माइक ओके है ना मिस्टर स्मिथ? हमारा माइक हमारा ओके है जी? काइंडली चेक योर सेटिंग्स। अच्छा, गॉट इट? अब ये देखो, ये एक पुल नजर आ रहा है सारों को, जरा तस्वीर को करें। ये पुल है, ऊपर भी नीचे भी इसका नक्शा आपको नजर आ रहा है जो स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाते हैं। अब एक ब्रिज में, पुल में क्या खास बात होनी चाहिए बेटा? उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, शाबाश। उसमें वजन उठाने की, अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि एक पुल एक हिस्से से मजबूत हो जाए, एक तरफ से बड़ा मजबूत है, बीच में जाकर फिर कमजोर हो गया, वो आगे से फिर बड़ा मजबूत हो गया। क्या ब्रिजेस ऐसे होते हैं? ब्रिजेस में उनका लोड जो है, वो लोड हम छोटे छोटे पिलर्स की मदद से या डिजाइन पैटर्न्स की मदद से उसकी लोड इस तरह से मैनेज करते हैं कि लोड डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? अब अगर 1000 गाड़ी खड़ी है पुल के ऊपर, तो वो 1000 गाड़ी एक जगह पर वजन नहीं डाल रहा उसका लोड। तो ये फैक्टर्स का कंसेप्ट इसमें यूटिलाइज हो गया कि एक एक्सप्रेशन को, एक लोड को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि उसमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी आ जाए, मजबूत हो जाए। अब ये देखो यहां पर 2 टर्म्स लिखी हैं, स्ट्रक्चर, स्क्रीन प्लीज, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अभी हमने जो डिस्कशन की
वो किसका काम है? स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या करेगा? इन सोल्विंग मोशन एंड फोर्स इक्वेशन टू डिजाइन एफिशिएंट मशीन्स। अब छोटी सी बात है, गाड़ी की शेप आगे से ऐसे होती है, बेंड होती है, आगे से ऐसे बिल्कुल सीधी तो नहीं होती, सीधी वाली भी होती है पुराने जमाने की। यहाँ भी कुछ जो एमपीवीज है, मल्टीपर्पल व्हीकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एमपीवीज, या कैरी डब्बा आप कहते हो, जापानी कैरी डब्बा जिसको आप कहते हो आम फहम, वो आगे से स्ट्रेट होती है ना। तो वो भी क्यों होता है बेटा? जब एयर थर्स्ट, एयर फ्रिक्शन उन पे इंप्लीमेंट होती है, वो स्कैटर्ड हो जाती है, वो मैनेज हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। अगर गाड़ी जितनी आगे से ज्यादा सीधी रखोगे, क्या होगा? जब उस पे एयर फ्रिक्शन पड़ेगी, वो तो स्पीड को स्लो करेगी, हिंड्रेंस होगी आपको गाड़ी चलाने में, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो फिजिक्स में आई बिलीव आपने शायद इसका थोड़ा सा भी पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन जहां पे पढ़ी ना, वहां पर एक छोटी सी बस, ये टू डायमेंशनल मोशन है। क्या है बेटा? आपको नजर आ रहा है कि जो फुटबॉल फेंक रहा है ये प्लेयर, वो फुटबॉल ऊपर भी गया है और आगे भी गया, वो ऊपर भी गया है और आगे भी गया। ऐसी मोशन होती है बेटा टू डायमेंशनल मोशन, जिसमें दो हिस्से होते हैं, एक्स भी और वाई भी। गॉट इट? इस तरह की मोशन को बेटा क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। यस सर। अच्छा, इधर इसको डालने का क्या पर्पस है? सिर्फ एक पर्पस, कि जब इस मोशन की बेटा इक्वेशन सोल्व करोगे, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली है फिजिक्स में, अभी फिजिक्स में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ ली है बेटा। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, 2as is equal to vf square minus vi square. No? नो सर, अभी नहीं ओके, पढ़ा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बताने का मकसद है बेटा कि जब इस तरह की इक्वेशंस आप पढ़ेंगे, फार्मूले बनाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक होती हैं, सेकंड डिग्री होती हैं, इन्हें फैक्टराइज करना पड़ता है सोल्व करने के लिए। तो इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ता है, हिस्से बनाने पड़ते हैं वैल्यूज फाइंड करने के लिए, कभी डिस्टेंस की, कभी टाइम की, कभी स्पीड की, कभी एक्सेलरेशन की। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? क्या कर रही है? कोई तस्वीर की मुझे स्क्रीन पे इनको तस्वीर दिखाओ मिस्टर स्मिथ, ये क्या कर रहे हैं? बता सकता है कोई मुझे? पैसे काट रही है, वो बचत कर रही है वो। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? कि कैसे लागत कम की जा सकती है, कैसे बचत ज्यादा की जा सकती है। तो कहने का मकसद है कि जब आप फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं, ऐसे फार्मूलाज जो फाइनेंशियल कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं इकोनॉमी के ट्रेंड को। अच्छा, अगर डॉलर 6 महीने इतने का रहा तो 7वें महीने हम पे इतना कर्जा हो जाएगा, हमारी मैशियत इतनी डाउन हो जाएगी, जीडीपी ग्रोथ ऐसे हो जाएगी, करंट अकाउंट डेफिसिट वैसा हो जाएगा। जब इस तरह की चीजों के फॉर्मूलाज आप मॉडल करते हैं, वो कभी सेकंड डिग्री बनते हैं, कभी थर्ड डिग्री बनते हैं। एसएलओ में मेंशन था ना, सेकंड डिग्री को भी करें, थर्ड डिग्री को भी करें, ठीक है। आपने ज्यादातर सेकंड डिग्री पे फोकस किया हुआ है, थर्ड डिग्री की भी अलबत्ता हमने प्रैक्टिस की है, आगे भी करेंगे। तो इस तरह के फार्मूलाज भी बेटा क्या बनते हैं? सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब इसको सोल्व करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? फैक्टराइजेशन। क्या? अब आप सबने गौर किया बेटा, ये जो मैंने 5-6 मिनट बातें की हैं,
इसमें मैंने डिफरेंट रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फैक्टराइजेशन के इस्तेमाल को उजागर किया है। ये देखा, ये सीखा कि फैक्टराइजेशन का मतलब हर तरह के फार्मूले को आसान करना है, उसके हिस्से बनाना है, उन हिस्सों से उसको समझने की कोशिश करना है। ये फैक्टराइजेशन के इस्तेमाल है। नहीं तो फैक्टराइजेशन तो एक टेक्निक है, एक तरीकेकार है, कोई चीज थोड़ी ना। चीजें तो ये हैं, पुल बनाना, इसके अंदर वो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारी कैलकुलेशंस को आसान कर देता है। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस or any random thought that floats across your mind, do ask. चलें जी, without wasting any further time, let's move to the questions. क्वेश्चन है जी, a rectangular garden has one side of x meters and the other side of x plus 3 meters. ठीक है? If the area is 36 square meter, what are the dimensions of the garden? एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बेटा, उसके पास एक साइड x है, एक साइड x प्लस 3 है। वो कहते हैं एरिया कितना है? 36 स्क्वायर मीटर। एक गार्डन है जिसकी एक साइड x है और दूसरी साइड x प्लस 3 है, और वो आपसे कह क्या रहा है, पूछ क्या रहा है कि आप हमें x की कीमत फाइंड करें और फिर बताएं कि ये कितने मीटर है और ये कितने मीटर है। तो मैंने क्या करना है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया का क्या फार्मूला होता है बच्चों? लेंथ इंटू विड्थ। एरिया मुझे कितना बताया उसने? लेंथ कितनी है? x। विड्थ कितनी है? सिंपल, 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। थर्टी सिक्स इधर ऐड हो रहा था बेटा, उधर जाकर क्या हो गया? माइनस, और 36 की जगह क्या रह गया? 0। मैंने 36 उधर ले जाके माइनस कर दिया, दूसरी तरफ 0 रह गया है। अब बेटा क्या मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूं? 36 कैसे? मिड टर्म ब्रेक, चलो करो। क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए? 36 किस किस टेबल पे आता है? अच्छा, 2 18 36, 3 12 36, 4 9 36, 6 6 36, और तो किसी टेबल पे नहीं आ। अब ये एक्सप्रेशन इधर देखो बेटा, इधर सारे बच्चे, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या ऐसे? क्या ये ऐसे फैक्टराइज हो रहा है? नहीं हो सकता। कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो 3 नहीं बना रहा, 5 अलबत्ता बन रहा है, 5 अलबत्ता बन रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जस्ट फॉर आवर ईज लेट अस लिटल रिफ्रेज द वैल्यूज। ठीक है, -36 मुझे चाहिए और मुझे 4 9 से कॉम्बिनेशन बन सकता है, जमा जस्ट फॉर आवर ईज इसको 5 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं। इस तरह ये एक्सप्रेशन जो है ये फैक्टराइजेबल नहीं है, ये सोल्वेबल है लेकिन फैक्टराइजेबल नहीं है।
तो मैंने थोड़ा सा वैल्यू में चेंज किया ताकि ये फैक्टराइजेबल हो जाए। प्लस 9x माइनस 4x, x कॉमन लिया x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन लिया x प्लस 9, x माइनस 4 x प्लस 9। अब इधर देखो बेटा, इज इक्वल टू 0 था, इज इक्वल टू 0 था, तो एक दफा इसको 0 के इक्वल कर दिया, एक दफा इसको 0 के इक्वल कर दिया। और इसको कर दिया -9। क्लियर है? गॉट इट? अब बेटा लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? लेंथ जो है वो हमेशा क्या होती है? अब अगर मैं -9 इधर रख दूंगा तो ये -9 आ जाएगा, जो कि कंट्राडिक्शन है। क्लियर है? इसलिए हमने क्या करना है, हमने ये -9 वाले रूट्स को निकाल देना है और सिर्फ हमने किसको देखना है? 4 वाले को। अब x की जगह 4 रखा, ये आ गया 4 मीटर। x की जगह 4 रखा, 4 + 5, ये कितना आ गया? तो एक साइड होगी 9, एक साइड होगी 4। गॉट इट? हाँ जी आसिफ जवेद साहब। सर इधर से समझ नहीं आया कि आपने जब 5 चेंज किया था मैंने तो बेटा नीचे इसलिए 5 5। चेंज किया, इसलिए 5 चेंज किया, बार बार बताया कि अगर मैं इसको 3 के साथ करूंगा तो ये क्वेश्चन जो है ये फैक्टराइज नहीं होगा। वैसे सोल्व हो जाएगा दूसरी टेक्निक से, लेकिन हमारा कंसर्न इस वक्त सिर्फ इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व करना था। तो सर कोई समझ दो नहीं आया। ऐसे नंबर्स आप मुझे बता सकते हैं जिनसे प्लस या माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 36 आ जाए? कोई दो नंबर्स हैं ऐसे आपके पास? कोई नहीं है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डीफॉर्म किया क्वेश्चन को, ताकि ये फैक्टराइजेबल हो जाए। क्लियर है? वैसे तो हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फैक्टराइजेशन नहीं, वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंसीडर होगा विच इज इन योर 10th क्लास। ठीक है? ओके। तो क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो एआई से भी जनरेटेड होते हैं बाज दफा, तो इसलिए उनका सोल्यूशन जो है वो तंग करते हैं। बाज तरीकेकार तो वही है, लेकिन क्योंकि एआई से जनरेटेड है तो उसको क्या पता कि ये आगे सोल्व होगा कि नहीं होगा। स्क्रीन प्लीज। A projectile's height in feet is given by the equation h of t -16 is equal to -16t square plus 144t plus 576. Got it? जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्जेक्ट नीचे आके ठा करके जमीन पे गिरेगा बेटा, जब उसने जमीन को टच कर दिया उसकी हाइट क्या हो जानी चाहिए? 0। ये भी डॉक्टर साहब परसों जो आपका लेक्चर ले रहे थे वो यही था कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के स्पीड 0 हो जाती है, नीचे पहुंच के हाइट 0 हो जाती है। तो व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इसकी हाइट क्या होगी बेटा? 0। जिंदगी को आसान बनाने के लिए मैंने -16 कॉमन ले लिया। अब मैंने फैक्टराइज करना था तो मैंने सोचा कि इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आसान कर दूं। मैंने -16 जो है वो क्या किया? कॉमन ले लिया। ये आ गया t²। जब भी पॉजिटिव में से नेगेटिव कॉमन लेते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ये आ गया -90। गॉट इट? अब 576 में से जब आप 16 कॉमन लोगे तो वो कितना आ जाएगा? 36 -36। जी इधर कौन क्वेश्चन पूछ रहा था? हमदान हयात। ये -16 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके 0 हो गया।
जी हमदान हयात, बोलिए, पूछिए। अब ये देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह 36 है, इसको मिड टर्म ब्रेक किया तो ये चीज हमारे सामने आ जाएगी। तो इसलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को डीफॉर्म किया, थोड़ा सा चेंज किया कि वो सोल्व हो जाए, नहीं तो वो फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होना था। टी कॉमन लिया, टी माइनस 12 प्लस 3 कॉमन लिया, टी माइनस 12। अब टी माइनस 12 टी प्लस 3 दोनों को अलग अलग जीरो से इक्वल किया। यहां से आ गया t इज इक्वल टू 12, यहां से आ गया -3। क्या टाइम कभी नेगेटिव होता है बेटा? टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ये -3 वाला ऑप्शन जो है वो मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, यानी कि 12 सेकंड में ये जमीन को हिट करेगा, इसलिए हिट करते वक्त इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 एट द टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। ठीक है जी, क्लियर है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? श्योर की बात है। सिर्फ हमने हिंट भी गिवन था, पेपर में हिंट आए ना आए कोई पता नहीं, 99% चांसेस है नहीं आएगा, लेकिन आपको अब ये फिजिक्स और मैथ को साथ साथ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आगे चलें। ओके, क्वेश्चन पढ़ लो सारे बच्चे। A mechanical engineer is analyzing a material's stress strain curve। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है बेटा कि इस मटेरियल पे जब हम दबाव डालेंगे ये कितना फैलेगा। जिस तरह आप लोहे के ऊपर भार डालते हो तो वो बेंड होना शुरू हो जाता है ना थोड़ा सा। उसने ये फार्मूले से अपना काम किया, वेयर एस इज द स्ट्रेस एंड एक्स इज द स्ट्रेन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्ट्रेन एट विच द मटीरियल एक्सपीरियंस जीरो स्ट्रेस। कहता है वो स्ट्रेन फाइंड करें, वो एक्स फाइंड करें जिस पे स्ट्रेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि एस वाली वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कैसे करेंगे, वो ही तरीकेकार है। (0.005x³ माइनस 0.054x² प्लस 0.5। स्ट्रेस को उसने क्या कर दिया, जीरो। S4 स्ट्रेस था, X4 स्ट्रेन था। मैं इसमें से बेटा 0.005 कॉमन ले लूं और x भी कॉमन ले लूं साथ, तीनों के पास x है, ये बन जाएगा x²। 3 थे, एक मैंने ले लिया, ये 2 थे, 0.04 डिवाइडेड बाय 0.005, ये आ गया 8x। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.00205 है जी, ये आ गया 20। अब बच्चे इसमें क्या गलती करेंगे, अब मैंने बेटा नंबर नहीं बाहर निकाला, स्क्रीन कैमरा, मैंने सिर्फ नंबर नहीं बाहर निकाला, मैंने नंबर के साथ एक्स भी बाहर निकाला। तो इसलिए इसको ऐसे करना है, जीरो के इक्वल करना है अलग से। और इसको जीरो के इक्वल अलग से करना। तो यहां से x की वैल्यू आ गई जीरो, ये उधर जाके जीरो से डिवाइड हुआ, x की वैल्यू आ गई जीरो। कैन वी फैक्टराइज दिस, x² माइनस 8x प्लस 20।
सर ये 8 कहाँ से आया, 8 कैसे आया? बेटा जब ये कॉमन लोगे 0.005 कॉमन लोगे तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। ये 0.04 डिवाइड होगा 0.005 से तो 8 आ जाएगा। ये 0.1 डिवाइड होगा 0.005 से तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर है बच्चों सबको? ओके आगे बढ़े। कैन वी फैक्टराइज इट? -8x है, एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 20। कैन वी फैक्टराइज इट? देख लो, -10 प्लस 2 -10 प्लस 2 √2। ओ लेकिन हमें +20 चाहिए ना। अगर मैं -10 और +2 रखूंगा तो -8 तो मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, +20। 4 5 9 बनता है, 8 बनता नहीं। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। जो नया एडिशन होगा या जो क्वेश्चन बैंक होंगे उसमें भी हम इसको चेंज कर देंगे। अब वैसे भी देखें स्टूडेंट्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर तो एसएलओ बेस है, अनसीन। ना मेरी किताब में से आना है ना किसी और की किताब में से आना है। तो मैं इसलिए इसको फिर चेंज कर देता हूं ताकि फैक्टराइज तो हो जाए ना। ये इस प्लस को मैंने क्या कर दिया, माइनस। माइनस माइनस माइनस। अब ये फैक्टराइज हो जाता है -10x प्लस 2x। x कॉमन लिया, x -10 प्लस 2 कॉमन लिया, x -10। ये 3 स्ट्रेन की वैल्यूज हैं। एट वेयर स्ट्रेस S इज इक्वल टू सर 0। लास्ट पर स्टेप में 0 कहाँ से आ गया? ये जीरोस बेटा इसलिए आए कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो कोई कीमत निकालने के लिए, तो एक तरफ पे अगर 0 है तो हर फैक्टर 0 के इक्वल होगा। फैक्टराइजेशन कर रहे हो और इज इक्वल टू 0 है। ये 0 कहां से आया, ये यहां से आया जो शुरू में हमने निकाला था। जब शुरू में हमने कॉमन लिया तो 0.005x कॉमन लिया। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन था, तो शुरू में हमने क्या कॉमन लिया, 0.005x। तो 0.05 उधर जाके 0 से डिवाइड हुआ, 0 हो गया और मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह के ही हैं। जो क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हो रहे उनको बताइएगा ताकि हम वो क्वेश्चन बैंक में या क्यूआर में अपडेट कर दें। असल मकसद फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना था, वो हम कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन को अप्लाई करना था रियल लाइफ सिनेरियोस पे। ठीक है जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस इज द टाइम। सर x इज इक्वल 10 था और x इज इक्वल -2, तो ये दोनों ही एक्सेप्ट करने हैं। स्ट्रेन जो है उसमें ये चीजें भी चल जाएंगी, वो डिटेल्ड कंसेप्ट आपको मैं नहीं बताऊंगा। लेंथ और टाइम में मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो आप उससे वाकिफ थे कि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए उसमें हमने नेगेटिव एक्सक्लूड कर दिए। इसमें अभी ना करें। गॉट इट? दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू टुमारो with the review exercise and this chapter will be finished forever.